आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से कुछ टॉपिक्स कोविड-19 महामारी के वजह से इस साल के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कम किए गए हैं। इस बात को ख्याल में रखते हुए हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। वैद्युत रसायन में हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में रूपांतरण के विषय में अध्ययन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा की जब बात होती है तो रासायनिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यह रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होती है और नए बंध बनते हैं परमाणुओं के मध्य और पुराने बंध टूटते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है जिसको हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो यही रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में रूपांतरण के विषय में जिस विषय के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको वैद्युत रसायन कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमने लिख रखा है पहले से वैद्युत रसायन, ये तो अध्याय का नाम है। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है इसको आप पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ऑक्सीकरण का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हम इसकी परिभाषा बताएं तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत जो प्रक्रम जिसमें किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन की क्रिया कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ मिला करके हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों एक साथ चलती है, ये अलग अलग नहीं होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करता है। यह दोनों प्रक्रियाएं एक साथ जब होती हैं तो उस पूरे प्रक्रम को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और आप जान लें, अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उससे हम अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यहाँ लिख रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपचायक है। लेकिन प्रक्रम दोनों उल्टा है, यानी ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। जैसे Zn मैं लिख रहा हूँ, Zn
इक्वल टू Zn 2 + चार्ज प्लस 2e और Cu 2 + Cu आयन है प्लस 2e इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण। और नीचे वाले में कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है, यह अपचयन की क्रिया है। अपचयन। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं। अभी हमने लिखा जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं या उपचायक कहते हैं। ऑक्सीकारक या उपचायक भी इसको कहते हैं, उपचायक। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होता है। इसको ध्यान रखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होता है तथा अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होता है। दोनों को एकदम कंफर्म आप जान लें कि ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है और अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी Zn, ये जिस अभिक्रिया में मैंने अभी लिखा है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन ये कहलाएगा अपचायक। Zn अपचायक कहलाएगा। अब Zn अपचायक कहलाएगा तो Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहा है। ये कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण सक्रिय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। दूसरा आधार है ऑक्सीकरण अपचयन का ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के विषय में आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसके तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। यानी अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण संख्या घटती है। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है और ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण संख्या और के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया को। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के जब उसके जलीय विलयन में जिंक धातु जब डालते हैं तो एक जो अभिक्रिया होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु डालते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होगा, इसमें कॉपर मुक्त होगा Cu प्लस ZnSO4। अब जब आयनिक समीकरण आप लिखते हैं, इसके विषय में आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आयनिक समीकरण जब लिखते हैं तो इसमें हमारे पास ये बनता है Cu2+ आयन प्लस Zn इक्वल टू Cu प्लस Zn पर 2+ चार्ज।
अब आप इसको देखें इस तरीके से कि यहाँ Cu आयन से Cu परमाणु में कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ Zn परमाणु Zn आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर Cu में 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, त्याग हो रहा है -2e। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। पीछे हमने अभी चर्चा किया कि आक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में आक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। अपचायक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो अपचायक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको आक्सीकारक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ये अपचायक होगा। और ये इलेक्ट्रॉन यानी जिंक अपचायक होगा, और कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये आक्सीकारक होगा। इसमें कॉपर परमाणु में अपचयन और जिंक परमाणु का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक अपचायक है और कॉपर ऑक्सीकारक है। कॉपर आयन ऑक्सीकारक है। अभी ये बताया, कॉपर आयन ये ऑक्सीकारक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑक्सीकारक, और ये जिंक है, ये अपचायक। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी जिस अभिक्रिया की मैंने बात किया जिंक और कॉपर की, उसमें हमको मिला था Cu+2 चार्ज प्लस Zn इक्वल टू Cu प्लस Zn आयन। इसको हम 2 अलग अलग अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ सकते हैं। कैसे? Cu2 प्लस 2e इक्वल टू Cu, और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया Zn इक्वल टू Zn, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और 2 चार्ज इस पे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अर्ध अभिक्रिया जो पहली अर्ध अभिक्रिया है, यानी ये कॉपर आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणु में बदल रहा है, तो ये पहली अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया जिसमें जिंक, यहाँ पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों अर्ध अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, तो ऑक्सीकरण संख्या में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जा रही है। तो +2 से 0, और यहाँ पर 0 से जिंक वाले केस में 0 से +2, ये तो 0 से +2 ये हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या और के में वृद्धि और कमी के आधार पर भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को परिभाषित करते हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, जो आपके पाठ्यक्रम में अगला टॉपिक है इस अध्याय में, कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व ये क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। ये है क्या? तो हम इसके विषय में जब हम बात करते हैं, तो कोई भी वैद्युत अपघट्य है, चाहे वह गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में है, वह विद्युत धारा का संचालन करता है। जो वैद्युत अपघट्य है वह गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में अगर है तो विद्युत धारा का संचालन करता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युत चालकता
विलयन में उसके वियोजन से जो आयन मुक्त होते हैं उसके द्वारा होता है। ये आप जानते हैं कि विद्युत चालकता के दो सिद्धांत हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल और आयन। तो जो वैद्युत अपघट्य है गलित अवस्था में होगा या विलयन की अवस्था में होगा, तो उससे जो उसका जो आयनन होगा, तो आयनन से जो धनायन बनेगा, ऋणायन बनेगा, वे धनायन और ऋणायन विद्युत संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन धात्विक चालकों के सदृश से ही ओम का नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम आप जानते हैं भौतिक विज्ञान में कि ओम का नियम जो धात्विक चालक हैं उस पर ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम एक कहता है कि स्थिर वैद्युत वाहक बल पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। I व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उसके प्रतिरोध के R। या इसको अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या I इक्वल टू E स्थिरांक हो गया E बटे R, E बटे R, ये हो गया। और E है स्थिर वैद्युत वाहक बल, E वोल्ट इसको कहते हैं। तो चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। अब चालकत्व क्या कहलाएगा? चालकत्व यानी R का व्युत्क्रम चालकत्व को जब हम कहेंगे, परिभाषित करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे कि R का व्युत्क्रम R का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। और इसको हम G से लिखते हैं, G लेटर से लिखते हैं। तो ये हो गया G बराबर 1 बटे R, 1/R। और इसका मात्रक यानी चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, यानी G का मात्रक हो जाएगा ओम प्रति ओम या ओम इनवर्स। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका मात्रक हो गया। और इसे ओम इनवर्स में या सीमेंज में भी मापते हैं। इसको सीमेंज, जिसको बोलते हैं सीमेंज, और ये S है। और 1 सीमेंज बराबर 1 प्रति ओम, ये होता है इसका मात्रक, ये भी होता है। तो इस प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिरोध R उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर लंबाई L है तो R अनुक्रमानुपाती L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है क्रॉस सेक्शन, तो R उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/A। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम दोनों को अगर मिला लें, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा? R अनुक्रमानुपाती L बटे A, या R इक्वल टू, अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है, इसको रो हम लिख रहे हैं। R इक्वल टू रो इंटू L/A, R इक्वल टू रो इंटू L/A। अब ये रो जो हमको स्थिरांक के रूप में प्राप्त होता है, यह चालक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, यानी उसका विशिष्ट गुणधर्म है। जो चालक
का पदार्थ है, चालक जिस पदार्थ से बना है उसका यह अभिलाषणिक गुणधर्म है, विशिष्ट गुणधर्म होता है और इसे दिए हुए चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोधकता यानी रो क्या हो गया, रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये रो कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और इसका भी मात्रक जब हम SI यूनिट में लेते हैं तो जैसे जो संदर्भित है लंबाई और क्षेत्रफल, उसके पालन में, उसके अनुक्रम में इसका मात्रक जो होता है वह ओम मीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार ये रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता क्या है? किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता यानी रो जिसको अभी हम लोगों ने पाया था विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में, तो रो का जो व्युत्क्रम होगा यह विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता को हम K से लिखते हैं। तो K क्या हो जाएगा, इसको हम K से लिखते हैं तो K बराबर हो गया व्युत्क्रम, तो K इक्वल टू 1/रो सॉरी, इसको मैं काट करके यहाँ लिख रहा हूँ, K इक्वल टू 1/रो, और SI में इसका मात्रक, चालकता का मात्रक मीटर घन का चालकत्व कहलाता है और इसे ओम, SI पद्धति में मात्रक, इसका SI मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर। इस तरीके से विशिष्ट चालकता को परिभाषित किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के विषय में, और उसको हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से अध्ययन करें और अधिक से अधिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।